चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जहां तक देखा था हम लोगों ने उससे आगे शुरू करते हैं। लास्ट क्लास 12th क्वेश्चन तक बता रखा था शायद। आज जहां से स्टार्ट करना है वो हम लोग को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए, इसको कोशिश कीजिए बनाने का। क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर्स with constant charges A in air, B in a medium of dielectric constant K respectively is मतलब आपको क्या कह रहा है कि आपके पास दो स्फीयर्स है, ठीक है, और उस दो स्फीयर्स के बीच कुछ फोर्स लग रहा है हवा में। ये मान लो दो स्फीयर है, दोनों के बीच चार्ज कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी कि ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, दोनों के बीच कुछ फोर्स लग रहा होगा, ये अभी एयर में। ठीक है, तो एयर में कोई फोर्स लग रहा है और इसकी वैल्यू है मान लो FA। ठीक है, और दूसरा क्या है कि यही चार्जेस है, चार्जेस चेंज नहीं हुए हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कांस्टेंट है चार्जेस। ठीक है, तो ये हो गया Q1 और Q2, डिस्टेंस भी सेम रहेगा। और लेकिन इस बार एयर की जगह पे यहाँ पे पूरा कुछ मीडियम भरा हुआ है, यहाँ पे इस दोनों के बीच कुछ मीडियम भरा हुआ है और इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है। ठीक है, और इस टाइम जो दोनों चार्जेस के बीच फोर्स है वो मान लो Fm है। तो पूछ रहा है FA/Fm क्या होगा। ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, FA/Fm वाला। फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम, बताइए। चलो एक का थर्ड। 1:K² कैसे बोल रहे हैं विक्की, कुणाल आप भी सोचिए। 1:K बताया था या 1:K² बताया था? सर 1:K होगा सर, तो आप K² बोल रहे हो, थर्ड बोल रहे हो। गलती से हो गया सर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। लास्ट क्लास इसका बताया था कि FA/Fm इक्वल्स टू क्या होता है, सोचो। अब फिर से सोचो। 1:1 क्या आया था? FA/Fm इक्वल्स टू का अगर आपको वैल्यू याद हो तो एयर या फिर इन मीडियम जो होता था, ध्यान से मेरी बात को समझना। FM होता था आपका KQ1 Q2 बाई, अब देखो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, ध्यान से मेरी बात को समझना। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वहां हम लोग जो K लेते थे वो K अलग होता था। तो FA/Fm को यहाँ पे अगर आप FM लिखोगे तो 1/4πε0। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, 1/4πε होता था। 1/4πε Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे समझिए इस चीज को। और एप्सिलॉन को ही लिखते थे ε0 ε r। एप्सिलॉन को क्या लिखते थे? ε0 ε r। तो FM को यहाँ पे लिखोगे आप 1/4πε0 और ε0 ε r में ε0 जो होता है ये तो आपका एयर के लिए होता है, राइट। और εr को ही के लिखते हैं। ठीक है, εr को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने लिखवाया भी था कि εr को क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो कि 1/4πε0, 1/4πε0
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, उसको लिखेंगे एफ ए। यहाँ पे हो जाएगा एफ एम इज इक्वल्स टू वॉट, एफ एम इज इक्वल्स टू एफ ए बाई के। ठीक है, मैं ये फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा ये इसको सब, एफ ए बाई के। ठीक है, तो यहाँ से एफ ए बाई एफ एम इक्वल्स टू, अब देखो तो जरा सा, जो लोग 1 बोल रहे थे, अब बताओ एफ ए बाई एफ एम, अभी क्या बोले थे 1:k। आप सही आंसर बताएंगे जरा सा कि एफ ए बाई एफ एम क्या होगा। देखिए और बताइए जो लोग 1 बोल रहे थे। सही आंसर सबको समझ में आया? सर एक बार और सुना दिए सर, नहीं घुसा। अरे सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको समझाऊं क्या? सो बताओ, फॉर्मूला लिखवा रखा है। किसी भी मीडियम में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन एम बोलते हैं। एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, एफ ए। एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, के। तो एप्सिलॉन आर से डिवाइड किया यानी के से डिवाइड किया, तो एफ ए बाई के आया। अब एफ ए बाई एफ एम इक्वल टू क्या हो गया, के। तो के बनना होगा ना। अभी घुसा नहीं घुसा? घुस गया सर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ रहेगा, तो आपको वहाँ कंफ्यूज होना नहीं है, बट कि 1:k होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जो चीज मैंने करवाया वही चीज यहाँ पे भी होगा, एफ ए बाई एफ एम। अब फोर्स इन एयर होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एफ एम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा के, तो k/1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट 14। देखो क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द देम बियर ए रेशियो ऑफ द ऑर्डर। मतलब कि आपको क्या करना है कि दो इलेक्ट्रॉन लेना है, तो उस दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच सेम डिस्टेंस है। अब सेम डिस्टेंस है दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच, कुछ आपका फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशन आपको याद होना चाहिए, अभी 11 में पढ़ाया था, क्या होता था, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा, कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और दूसरा जो एफ जी है, ये हो गया एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये हो गया एफ ग्रेविटेशनल। एफ ग्रेविटेशनल होता था G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे G m1 m2 यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, m स्क्वायर, और डिस्टेंस वही रहे। तो इस दोनों का आपको रेशियो निकालना है, कोशिश कीजिए सब। चार्ज का आपको वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा GM स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और दोनों का रेशियो निकालना। के का वैल्यू पुट करो, जी का वैल्यू पुट करो, ई का वैल्यू पुट करो, एम का वैल्यू पुट करो, और आर का वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा।
और निकाल के बताओ कि कितना आंसर होगा। राज वो कैपिटल जी है, स्मॉल जी नहीं है। कैपिटल जी का वैल्यू इतना जल्दी भूल गए, वाह वाह नालायक। 6.67 10 to the power -11। वन वन मुस्कान ने बोला वन, और बाकी लोग बना के सॉल्व कीजिए जल्दी से। दोनों को डिवाइड करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है। चलो मैक्सिमम लोगों का वन आ रहा है, आई होप सबका वन आना चाहिए, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो एफ ई बाई एफ एम, देखो ये आएगा के बाई जी ई बाई एम स्क्वायर, ठीक है। ये एल गलती से यहाँ लिखा हुआ है, ये एल नहीं होगा। तो फाइनल आप जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आता है 10 to the power 42, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दो इलेक्ट्रॉन का ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो कितना होता है, तो 10 to the power 42 होता है, ठीक है। ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, ऑर्डर में हम लोग आगे का वैल्यू नहीं लेते थे। अगर आपको याद हो तो सिग्निफिकेंट फिगर और ऑर्डर सब पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द ग्राफ रिप्रेजेंट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज। जो दो चार्जेस होता था, ठीक है, अब दो चार्जेस के बीच जो फोर्स होता था और जो डिस्टेंस होता है, तो उसके बीच का कौन सा ग्राफ एकदम सुटेबल। एफ का वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, एफ का वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो आर के जगह पे बस क्या लेना है आपको, आर के जगह पे डी लेना है। तो एफ इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। अब इसमें सोचो और बताओ कौन सा ग्राफ होगा। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, राइट। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब ऐसा ग्राफ मैंने ऑलरेडी आपको बताया है अभी हाल फिलहाल में ही। यस, आंसर होगा बी। लास्ट क्लास में भी आपको स्फीयर वाला बताया था, ठीक है, कि स्फीयर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता था 1/r² के प्रोपोर्शनल, तो ऐसा ग्राफ आता था, राइट। तो ग्राफ आपका होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा, ठीक है, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर फंक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अ लिक्विड drop of surface charge density sigma is split into two drops of the same size, then the surface charge density of each drop is। मतलब ये कहना चाहता है कि हमारे पास एक बड़ा ड्रॉप था, ठीक है, ये बड़ा ड्रॉप दो छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, दो छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गया। तो एक बड़ा ड्रॉप का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी था वो सिग्मा था, तो इस दो छोटे छोटे ड्रॉप्स का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा। अब साथ में ये भी बोल रहा है कि ये दोनों का साइज जो है सेम है, यानी कि अगर इसका रेडियस, ध्यान से मेरी बात को समझना, इसका रेडियस अगर r था और ये बराबर बराबर में टूटा है, तो बराबर बराबर में टूटा है, तो ये r/2 और ये r/2 में टूटा है, ठीक है, ये r/2 और ये r/2 में टूटा है। अब बताओ
2 होगा, 2 सिग्मा? बिल्कुल नहीं। सोच के बोलो, क्या आप लोग सोच रहे हो सर सिग्मा भी हाफ हो जाएगा या सिग्मा डबल हो जाएगा? बोले इसका सिग्मा है, इसका सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा मिला के? नहीं, एक सिंगल का सिग्मा पूछ रहा है बाबू, ऐसा नहीं करना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल नहीं, सिग्मा बाई 2 भी नहीं होगा। अब सभी ऑप्शन ट्राई कर लो। कुछ बच्चे फोर्थ ऑप्शन बोल रहे हैं, एक राज का मैसेज आया खाली फोर्थ ऑप्शन, और बाकी लोग। अच्छा एक वॉल्यूम, मुझे एक बात बताओगे कि जब बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप में टूटता है, जब बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप में टूटता है, तब क्या इक्वल रहता है? क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज? नहीं, जब बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप में टूटेगा तो वॉल्यूम उसका कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब वॉल्यूम आप आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको सिग्मा क्या हो गया कि Q/4πr²। अब मास उससे, मास आप उसका मान लो कि वॉल्यूम आप मास मान लो। ठीक है, एक्चुअली मास भी हम लोग ले सकते हैं क्योंकि चार्ज का बात कर रहा है कि इक्वल स्प्लिट हुआ है, जो वो 2 ड्रॉप सेम साइज ऑफ में स्प्लिट हुआ है, तो r/2 आप मान। अब सेम साइज में स्प्लिट हुआ है तो वॉल्यूम अगर हम लोग उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट मान के चलते हैं तो मास भी दो बराबर बराबर भागों में बटा होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो 2 ड्रॉप्स ऑफ द सेम साइज। ठीक है, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर का है। तो अब डेंसिटी आप मालूम है कि आपको डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कांस्टेंट और डेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ से देखना, वॉल्यूम क्योंकि कांस्टेंट होगा और डेंसिटी वाटर है या लिक्विड ड्रॉप जो भी, उसका डेंसिटी तो चेंज होगा नहीं, तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि मास भी जो होगा हमारा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और कांस्टेंट होगा तो दोनों का मास सेम, क्योंकि दोनों का साइज सेम, दोनों का वॉल्यूम सेम। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू को बराबर करेंगे। अब वॉल्यूम का वैल्यू को भी बराबर करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा, बड़ा वाला का वॉल्यूम, ठीक है, बड़ा वाला का वॉल्यूम ये क्या होगा? छोटे वाले का वॉल्यूम का 2 टाइम्स होगा। बड़ा वाला जो वॉल्यूम है वो छोटे वाले वॉल्यूम का 2 टाइम्स। मान लो छोटे वाले का वॉल्यूम मैंने मान लिया V डैश, ठीक है, और इसका क्योंकि ये दो बराबर भागों में बटा है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ से कि बड़ा वाला वॉल्यूम V दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ छोटा वाला वॉल्यूम V डैश। ठीक है, क्योंकि 2 ड्रॉप है। अब बड़ा वाला वॉल्यूम ये एक स्फीयर है, तो बड़ा वाला वॉल्यूम स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा आर क्यूब, और छोटा वाला का 2 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। ठीक है, अब आर डैश का क्यूब, तो आर डैश का क्यूब यहाँ से निकालोगे, तो मैंने यहाँ पे r/2 लिख दिया, सॉरी Q/2 लिखना। ठीक है, रेडियस का हम लोग जिक्र नहीं कर सकते हैं, हम लोग को मेन आपका यहाँ पे जिक्र करना है चार्ज का, कि चार्ज हाफ हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो, इसको सॉल्व करोगे जब, तो क्या हो जाएगा कि आर डैश 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। तो आर डैश का क्यूब जब होगा तो आर डैश का क्यूब से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आर डैश का क्यूब, तो आर की वैल्यू आ गई और आर का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में सिग्मा पे पुट करेंगे, ये वाले। तो फाइनल जो हमारा आंसर, इसके आगे बढ़ते हैं, तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो 4th नंबर आएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1/3। ये क्यू डैश का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है ऊपर वाले में, और आर डैश का वैल्यू इस वाले में पुट करना है। ठीक है, तो ऊपर वाले में पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो Q का वैल्यू आ गया Q/2 और R डैश का वैल्यू आ गया
यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2 का पावर, देखो 4 पाई तो 4 पाई ही रहेगा क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर 4 पाई हटा दो प्रोपोर्शनैलिटी ले रहे हैं, तो आर का स्क्वायर यानी कि आर डैश आर स्क्वायर बाई 2 का पावर 2/3 का स्क्वायर, या फिर 2/3, और ये 2 नीचे आ जाएगा, वहां पे प्लस करोगे तो आपका फाइनल आएगा जो वो 2 का पावर 1/3 आएगा। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ सबको? दोनों की वैल्यू निकाल के, चार्ज का वैल्यू निकाल के, रेडियस का वैल्यू निकाल के बस सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 में पुट करना है, या फिर सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 में पुट करना है। बस ध्यान रखना है ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, और जो बड़ा वाला वॉल्यूम होगा वो दो छोटे वॉल्यूम का एडिशन होगा, यानी v इक्वल्स टू 2v डैश। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now two stationary point charges are separated by a certain distance. ठीक है, दो आपका स्टेशनरी चार्ज है, उस स्टेशनरी चार्ज को सेपरेट करके रखे हैं ये पॉइंट चार्ज है मान लो, और कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ये Q1 है और Q2 है। ठीक है, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है R, तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तीन स्टेटमेंट क्या क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है A एंड C आर करेक्ट। ए एंड सी मतलब ए में क्या था, ए है द फोर्स बिटवीन देम इज आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, दूसरा बोल रहा है द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड सी थर्ड बोल रहा है फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन देम। अभी ये आपने फॉर्मूला देखा है, बताइए कौन सा होगा, कौन सा इसमें करेक्ट है? एक दो तीन लोगों का, चार लोगों का जवाब है, बाकी लोग थर्ड। कुणाल थर्ड कैसे बोल रहे हैं आप? फिर बोलोगे भी थर्ड बोलेंगे तो फिर बोलोगे कि सर नहीं गलती से बोल रहे हैं। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, क्योंकि 1 मतलब ए और सी दोनों ही करेक्ट है। ए बोल रहा है द फोर्स बिटवीन देम इज आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बिल्कुल हो सकता है। चार्ज अगर एक पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो रिपल्सिव होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, और तो पहला वाला तो ट्रू है। दूसरा द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, पर डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट तो होता नहीं है, वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, तो बी तो रॉन्ग हो गया, बट हमें तो करेक्ट वाला चूज करना है, तो बी इज रॉन्ग। तो अब आते हैं तीसरा पे, तीसरा बोलता है फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन देम, बिल्कुल मीडियम पे भी डिपेंड करता है, तो ए और सी आपका सही है, यानी कि फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा होगा आंसर? आंसर होगा फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, force between two stationary charges separated by a certain distance। जो दो चार्जेस के बीच फोर्स होता है, ठीक है, वो आपका सेपरेटेड डिस्टेंस से होता है, तो वो क्या न्यूटन का थर्ड लॉ को ओबे करता है? वो एक सेंट्रल फोर्स होता है, या फिर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, या फिर स्केलर होता है? सेंट्रल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशन में बताया था। सेंट्रल फोर्स यानी हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, नॉन कंजर्वेटिव यानी कि जिसका वर्क डन एक कंप्लीट साइकिल में जीरो ना हो। कैसा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ये कहां पढ़ ली फ्रेंड्स?
और बाकी लोग बताइए। सोच लो, फिर से सोच लो। कुछ लोग बोल रहे हैं टू बी 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 बी। ओके, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ ठीक है, एक ने बोला भी, चलो ठीक है, एक ने कंजर्वेटिव बोला और एक ने बी बोला, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? अच्छा, ये ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि अधूरा क्वेश्चन है कुछ। हाँ ठीक है, ये देखो इसमें से दो ऑप्शन सही है। अब बताओ कौन सा दो दो ऑप्शन सही है, अभी बताओ आंसर। ऑप्शन देख के बताइए, अब ऑप्शन देख के बताइए। देखो सेंट्रल फोर्स भी होता है क्योंकि वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। दूसरा आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता। ठीक है, और ये न्यूटन का थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। याद करो F12 इक्वल्स टू F21 बताया था, F12 इक्वल्स टू F21। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा, ए और बी करेक्ट, तो ए और बी करेक्ट है, वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ध्यान रखना। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक सेंट्रल फोर्स होता है जो काम करता है आपका उस लाइन पे जहाँ पे चार्ज ज्वाइन हो रहा है। दूसरा, ये न्यूटन का थर्ड लॉ को ओबे करता है। तीसरा, ये फोर्स का जो है, फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये तो पता ही है। तो आंसर नंबर 2 आपका सही है। अगला सवाल, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। मैच द फॉलोइंग, कौन सा सही है बताओ? कूलम्ब फोर्स किस टाइप का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस टाइप का फोर्स है, चार्ज के साथ क्या होता है, मास के साथ क्या होता है? तनिषा, आप पिछले वाले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो या इस वाले का दे रहे हो? चलो 2-3 लोगों का जवाब है, और बाकी लोग? चलो, बी का ई ऑप्शन, बी का ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव। हाँ बी का तो यही होगा ना, ई ऑप्शन, दैट इज ओनली अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। कूलम्ब फोर्स जो है वो रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो ए का ई भी हो सकता है, ए का एफ भी, बट अगर सिंगल ऑप्शन लेके चले तो ए का एफ लेंगे, मे बी रिपल्सिव। सर तो ये तो स्कैम हो गया ना, क्या? एक ही से तो सारा आंसर पता चल जाएगा ना सर। जैसे बी का ई आ गया तो सारा तो, बाकी में बी का ही नहीं है तो पहला ही सही है। हाँ पहले ही सही है तब तो, वो तो इसमें ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि आप एक सिंगल ऑप्शन देख के भी बना सकते थे। और चार्ज का इनवेरिएंट होता है, चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड, याद करो बताया था, चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता था, और मास जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करता था, डायनामिक मास इक्वेशन था। इसमें कोई एक ऑप्शन भी अगर आप चेक करते हैं ना तो आपको समझ में आ जाता है। इसका बी का मान लो ई है, तो बी का ई किस में दिया हुआ है, देखो पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 की देखो, ऑप्शन नंबर 1 यानी, ठीक है। यहाँ पे देखो कूलम्ब्स लॉ अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, मास जो है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे या वेलोसिटी पे। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। As one penetrates into a uniformly charged conducting sphere, the electric field strength E। ठीक है, मतलब कि हम जैसे जैसे इसके अंदर जाते हैं, एक स्फीयर रहता है और स्फीयर के अंदर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड
गढ़ता है, बढ़ता है, या सेम रहता है, सब सरफेस पे सेम रहता है, या जीरो होता है, सब जगह। इंक्रीज 4 0। तो जो अंदर की बात कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अंदर क्या होता है, ध्यान से बात को समझिए। स्फीयर के अंदर सर अंदर पूरा खाली है क्या सर, मतलब कोई चार्ज नहीं है अंदर? मुझे क्या, फुटबॉल टाइप? हाँ फुटबॉल टाइप बता तो रखा है ना, हॉलो स्फीयर नहीं बताया, सो बताओ। तो वो कंडक्टिंग स्फीयर को ही ना हॉलो स्फीयर बोलते हैं जी। हाँ, इसका डेरिवेशन करवाया है कूलम्स लॉ में कि नहीं करवाया? यस करवाए, हमको लगा अंदर से भरा हुआ है, बीच में कोई चार्ज रखा हुआ है तब इंक्रीज करे। नहीं, चार्ज नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 तो होगा ही नहीं, रिमेन्स एट द सेम बोल रहा है। पेनिट्रेट्स का मतलब होता है कि अंदर जाना, ठीक है। तो पेनिट्रेट्स का मतलब होता है अंदर जाना, यानी कि हम लोग सरफेस से अंदर की ओर जा रहे हैं। तो अंदर की ओर जाने पे अंदर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूछ रहा है। तो आप लोग थर्ड कैसे बोल रहे हो, रिमेन्स द सेम? वो सरफेस पे सेम होता है, मगर हम लोग बात करें अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगा, अंदर का बात क्या कर रहे हैं। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं होता था। मैंने पहले भी बताया था कि स्फीयर, हॉलो स्फीयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता क्योंकि वहां पे कोई चार्ज टिकता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जीरो एट ऑल पॉइंट्स। स्फीयर के अंदर कहीं पे भी जाओ, किसी भी पॉइंट में जाओ, तो वहां पे जीरो होगा। स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे जीरो होगा। इन यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस, जितना भी चार्ज होगा वो सरफेस पे होगा। हेंस फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इज जीरो। साथ में ये भी बताया था आप लोगों को कि बाबू, अगर हम लोगों को किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो उसको हम लोग हॉलो स्फीयर के अंदर डाल देंगे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। द पेयर ऑफ पार्टिकल्स विच एक्सपीरियंस सेम फोर्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा ऐसा पार्टिकल होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद करो ये सबसे लास्ट टॉपिक ये पढ़ाया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डालेंगे, कौन सा ऐसा पार्टिकल होगा जिसका फोर्स जो लगेगा उस पर सेम लगेगा। मान लो दो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल Q1 है और दूसरा पार्टिकल Q2 है। तो Q1 और Q2 दोनों पे सेम फोर्स कब लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, बताओ। वन वन वन, मैक्सिमम लोगों का 1 आ रहा है, और बाकी लोग ऋषिकेश आप फोर्स कैसे बोल रहे हैं? देखो F इक्वल्स टू, यस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, F इक्वल्स टू होता है K Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो जिस या फिर अब F इक्वल्स टू आप ऐसे भी लिख सकते हो कि F इज इक्वल्स टू QE, ठीक है। याद करो एक और फॉर्मूला बताया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो जिसका चार्ज सेम होगा उस पे फोर्स सेम लगेगा। अब चार्ज किस पे सेम होता है भाई, किस पे मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। अच्छा वो पहले का है, चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग QE, तो Q का वैल्यू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,